वो बेकरार है कल का सूरज देखने को, वो बेकरार है कल का सूरज देखने को। उन्हें आज चांद से डर लगने लगा। रात खामोश है, गुमसुम भी है और कुछ डरावनी भी। नींद में भी उन्हें आज अपनों का खंजर दिखने लगा। जी हां, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार हरीश रावत की। कुछ लोग हैं जो उन्हें मिटाने पर तुले हैं, कुछ अपनों ने उनके विश्वास का गला घोटा है, सांस अटकी है सत्ता की। अब तो बस कल सदन का भरोसा है, लेकिन कल जब तक सूरज निकलेगा तब तक सत्ता की विसात पर मोहरे बदल जाने की आशंका से नींद नहीं आएगी। जो वादा कर चुके हैं क्या वो वादा निभाएंगे? इस कश्मकश में गुजरेगी आज की रात। इस कश्मकश में हरीश रावत के लिए होगी ये कयामत की रात। क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या ऐतिहासिक होगा। बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, वो कल होगा। संविधान के तौर पर भी, संवैधानिक तंत्र के लिहाज से भी, सियासत के लिहाज से भी और सत्ता के लिहाज से भी। 2 घंटे के लिए प्रेसिडेंट रूल हटेगा। हो सकता है स्पीकर अपना मतदान करें, यह भी हो सकता है। उत्तराखंड में मंगलवार का दिन कल बेहद अहम होगा, क्योंकि मंगलवार को ही शक्ति परीक्षण होना है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश भी दे दिए हैं। बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 6 विधायक आखिर किसके पाले में जाते हैं। देवभूमि में आखिर किस दल का मनेगा मंगल। उत्तराखंड के सियासत की कयामत की रात। रात भर बेचैन रहेगा उत्तराखंड। कांग्रेस और बीजेपी जुटी जुगाड़ में। बर्खास्त विधायक नहीं लेंगे वोटिंग में हिस्सा। उत्तराखंड में किसकी होगी सरकार? उत्तराखंड में किसकी होगी सरकार, ये तो फैसला मंगलवार को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त विधायकों के वोटिंग पर रोक लगाकर हरीश रावत को राहत जरूर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 9 बागी विधायकों की सुनवाई टाल दी है। अब 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। लेकिन एक बात तो तय है कि कल हर हाल में बहुमत परीक्षण होगा। सवाल यही है कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। रावत सरकार बहुमत साबित कर पाती है या फिर बीजेपी बाजी मारेगी, क्योंकि इतनी आसानी से बीजेपी रावत को बहुमत साबित करने नहीं देगी। राजनीतिक हालात पर नजर डालें तो बीजेपी के पास 28 विधायक हैं, जिसमें भीमलाल निलंबित है, जबकि वही अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो उसके पास 27 विधायक हैं, जबकि बीएसपी के पास 2, यूकेडी के पास 1, जबकि 3 निर्दलीय हैं। सवाल यही है कि बहुमत के समय किसके पाले में 6 विधायक जाते हैं। एक तरफ हरीश रावत दावा कर रहे हैं कि उनके साथ सभी निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है, तो दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि हरीश रावत भ्रम में है। फिलहाल रावत सरकार को पूरी उम्मीद है कि वो बहुमत साबित करेंगे। उन्होंने जो है जानबूझकर जो है पार्टी नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए जो है वो उनके तहत जो है 10th शेड्यूल के तहत उनके 4 डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई की जा सकती है। बर्खास्त विधायकों का कुछ मामले जो बर्खास्त फायदा करेगा, फायदा करेगा हमारा। चाहे विधायक बर्खास्त हो चाहे सस्पेंड हो, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्लियर लॉ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके खिलाफ भी जो है शेड्यूल 10 की कार्रवाई की जा सकती है। आज हमको सुनने के बाद कोर्ट ने जो है 16 तारीख इसमें लगा दी है और इस बीच जो है कोर्ट ने ये कहा है कि भीमलाल आर्य को जो है नोटिस जारी कर दी जाए और उस 16 को जो है हमारी दोनों याचिका पे भी
और हमारी इंटरिम एप्लीकेशन जो है, स्टे एप्लीकेशन है, उस पर भी कोर्ट सुनवाई करेगी। जनता के सामने चले जाए, जनता स्पष्ट कर देगी। उन्हें मालूम है कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास इंटेलिजेंस आईबी के द्वारा, उनको ये पता है कि 10 तारीख को भी कांग्रेस सरकार ही विजयी होगी, ये भी जानकारी उनके पास। और उन्हें ये भी पता कि अगर अभी वो चुनाव घोषित कर दें तो कांग्रेस पुनः सत्ता में आ जाएगी। अब इसे जनतंत्र की मर्यादाओं को यदि नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो इसकी भारी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। उत्तराखंड में मंगलवार को किसकी सरकार होगी, ये तो 6 विधायक ही तय करेंगे, लेकिन ये रात रावत सरकार के लिए कयामत की रात जरूर होगी। हरीश रावत की बैठक में बीएसपी के दोनों विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन हरीश रावत दावा कर रहे हैं कि बीएसपी समेत सभी विधायक उनके साथ हैं। उत्तराखंड में मंगलवार को फ्लोर टेस्ट होना है, लिहाजा दोनों ही दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बनेगी। सवाल ये भी उठता है कि अगर हरीश रावत बहुमत साबित करते हैं तो सूबे के सीएम वही रहेंगे या फिर कोई और, क्योंकि स्टिंग मामले में हरीश रावत फंसे हुए हैं और कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। वाकई सियासत में सत्ता के लिए इतनी उठापटक जब देखी जाती है तो समझ में ये आता है कि अगर देश की समस्याओं के लिए, राज्य की समस्याओं के लिए इतनी उठापटक अगर होती तो इस देश की समस्याएं कम से कम अब तक खत्म हो गई होती, लेकिन सत्ता के लिए इतनी उठापटक बहुत बेचैनी भरी। और पिछले कुछ दिनों में लगातार जो कुछ सामने आया, अभी हालिया एक चैनल के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, क्या किया गया, क्यों किया गया, वजह क्या थी, ये मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं वो इस बात को समझते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो एमएलए इस स्टिंग ऑपरेशन में फंसा, मदन सिंह बिष्ट नाम है उसका, और उसने साफ तौर पर यह कहा है कि यह हरक सिंह रावत के इशारे पर यह स्टिंग किया गया है। मुझे घर पे बुलाया गया, मुझे घर पे बुलाने के लिए 20 बार 25 बार कॉल की गई, मैं नहीं जाना चाहता था, मैं फिर गया और उसके बाद हमारे सामने चाय दी गई और चाय में कुछ ऐसा मिलाया गया जिसके चलते शायद, पता नहीं, मैं अपने होश-हवास में नहीं था या क्या हुआ। सबका खुलासा वो करेंगे, लेकिन कल शाम को 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप पहले सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब चीजों में प्रूफ लेके, चाहे वो कोई किसी के हों, किसी भी बात के हों, कल मैं इसमें आपको 4 बजे मैं इनवाइट भी कर रहा हूं। आप सभी प्रेस वाले वहां देहरादून भी होते हैं, आपके सहयोगी हैं, साथी है। लेकिन एक चीज तो जरूर है, जितने भी स्टिंग हुए हैं ये करने वाला कौन है और कौन से आदमी हैं और किन आदमियों ने आज तक जितने भी स्टिंग इस तरीके के किए हैं, जिनमें आपस में भिड़ाने की बात रखी हो, आपस में दोस्ती को बरकरार करने की बात है, मैं इसका खुलासा कल 4 बजे करूंगा। ये आपको मैं उसमें भी मैं देहरादून कहता हूँ 4। लेकिन इन्होंने तो इस तरीके से, हम तो हर चीज ऑथेंटिक चीज से, हर चीज को प्रैक्टिकल लाके, मेरे पास कम से कम नहीं तो उस दिन की, जिस दिन हरक सिंह जी ने मुझे बुलाया, मेरे साथी ने, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, उस दिन उन्होंने कम से कम 20 मिस कॉल, 20 कॉलें थी जिनमें बात होती रही। मैं इनका घर भूल गया था कि इनका घर उस रोड पे है या किस रोड पे है, मैं घर भूल गया था। लेकिन मेरे को सारी अपनी कार्रवाई पूरी करनी दो, क्योंकि जब तक कागज भी तभी मिलते हैं जब उसमें कम से कम 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं। कई चीजें मैं सामने लाऊंगा उसमें, और बहुत बड़े बड़े खुलासे मैं करूंगा। ये मैं आपको क्या लगता है? वाकई इस पूरे के पूरे मामले को अगर देखा जाए तो विश्वासघात हुआ है। इस पूरे के पूरे मामले को अगर देखा जाए तो मान मर्दन हुआ है, विश्वास को छला गया है, अपनों ने ही छला है। और अगर इन तमाम चीजों को हम देखें तो कुछ प्रसंग याद आते हैं महाभारत के समय में। कभी भी जब भी तुलना अर्जुन और कर्ण की हुई है तो कर्ण को हमेशा ऊपर का स्थान मिला है, क्योंकि उसने कभी दुर्योधन के विश्वास को खंडित नहीं होने दिया। माना कि वो अनीति पर था, लेकिन कर्ण ने उसका विश्वास खंडित नहीं होने दिया। कर्ण ये जानता था कि वो अनीति पर है, लेकिन फिर भी उसका विश्वास खंडित नहीं होने दिया। और वहीं दूसरी तरफ ध्यान रखिए, रामायण के वक्त में विभीषण भले ही बहुत भक्त हो राम का, विभीषण बहुत ही सन्यासी प्रकृति का व्यक्ति हो, लेकिन आज के वक्त में कोई मां अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखती है। अपवाद अलग हो तो अलग बात, लेकिन कोई क्यों? क्योंकि विभीषण ने रावण का विश्वास खंडित किया था, और जो विश्वास खंडित करता है वो निश्चित तौर पर बहुत ही निकृष्ट कोटि का माना जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं। वो चाहे
सज्जनता की बात हो या दुर्जनता की, वो एक अलग बात है, लेकिन विश्वास खंडित नहीं होना चाहिए। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं इसी बिंदु पर कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उत्तराखंड की सियासत में हमको देखने को मिला। हमारे साथ में इस समय जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एपी ओझा साहब इस समय मौजूद हैं। संतोष दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। गोविंद सिंह कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एपी ओझा साहब, जो बातें अभी मैंने कही आपसे, हमारे तमाम दर्शकों ने भी सुनी और तमाम मेहमानों ने भी। इस बात को लेकर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं कि इस उत्तराखंड की सियासत में जो अस्थिरता आई है, उसमें सबसे बड़ा जो बेसिक जो मुझे कारण लगा, एक तो लालच बुरी बला, मंत्री बनने का ख्वाब, सत्ता में बादशाह बनने का ख्वाब, और इस ख्वाब के चलते किया गया विश्वासघात। सत्ता में सभी दल एक जैसे हैं, इस बात को मैं पुरजोर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से रख सकता हूं। सत्ता जो कही जाती है साम दाम दंड भेद के सहारे ही चलती है, इसमें कोई शक नहीं। राजनीति है, सियासत है, और सियासत में बाप और बेटे कभी एक जैसे नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि एक दूसरे के ऊपर सियासत करते हैं। इसलिए हम इन चीजों को देखते हुए, आप इस पर क्या कहेंगे? आज जो स्थिति आ गई है एपी ओझा साहब, विश्लेषण थोड़ा अलग तरीके से। देखिए वाजपेयी जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नैतिकता विहीन नेता और सिद्धांत विहीन राजनीति का ये सबसे घृणित उदाहरण है। और जहां तक इसकी बात है कि कल शक्ति परीक्षण होगा, उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इसमें सिद्धांत हार गया, राजनीति की शुचिता हार गई, जीते कोई। और जहां तक लालच की आपने बात की है, जैसा कि आपने कहा, शुरू से मैं एक बात कहता हूं कि किसी भी नेता और पार्टी के चाल चरित्र चेहरे में अब फर्क समाप्त हो गया है। वो चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे किसी दल से हो या कोई हो। तो इसलिए इस बात पे बहस करना कि राजनीति में नैतिकता और सिद्धांत कहीं बचे हुए हैं, यह बहुत बेईमानी है। हाँ, ये सही है, सत्ता के लिए लोगों ने अपनी बदनामी उठाई, उनको गलत कहा गया। अभी आपने कहा था, उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि महाभारत में जब भीष्म से यह पूछा गया कि आप जब जानते हैं कि दुर्योधन गलत कर रहा है तो उसके साथ क्यों है, तो उन्होंने कहा था मैं हस्तिनापुर से बंधा हूं। लेकिन आज कोई उत्तराखंड से नहीं बंधा है, आज वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से बंधा हुआ है। इसलिए अब राष्ट्र गौण हो चुका है, सत्ता आगे आ चुकी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कम से कम कि आने वाले समय में सियासत के लिए भी और सत्ता के लिए भी नजीर बनती रहेंगी। जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया, बहुत चर्चा हो चुकी है, उसके ऊपर बात करने की अब कोई वजह नहीं। कल क्या कुछ होगा, हर किसी की नजरें अब इस पर लगी हुई हैं। नेशनल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 2 घंटे के लिए प्रेसिडेंट रूल यानी कि डिसॉल्व रहेगा, 2 घंटे के लिए। और उसके बाद यह भी एक बात सामने आ रही है कि स्पीकर भी मतदान कर सकते हैं। दोनों ही प्रमुख दलों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, अपने एमएलएज के लिए व्हिप जारी कर दिया है। जो एमएलएज सदन नहीं पहुंच पाएंगे वो स्थानीय कलेक्टर के यहां अपना मतदान कर सकते हैं। जो नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर हैं वो भी मतदान कल करेंगे। यानी कि पूरी कशमकश और खास तौर से चप्पे चप्पे पे निगरानी। विधानसभा के परिसर के अंदर कोई वाहन भी एंट्री नहीं करेगा, सिर्फ विधायक ही मौजूद होंगे, इसके अलावा वहां पर और कोई नहीं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। एपी ओझा साहब, विजय शुक्ला जी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं विधि विशेषज्ञ के तौर पर, संतोष दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से, और गोविंद सिंह नेता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय शुक्ला जी अभी हमारे साथ में जुड़ेंगे। संतोष दुबे जी, जो बातें एपी ओझा ने कही, क्या उन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या हासिल हुआ इस पूरी उठापटक से, क्या हासिल हुआ, क्या मिला? इस हड़बड़ाहट में जिस तरीके से लगाया गया ये राष्ट्रपति शासन, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मिला क्या आपको, हम ये जरूर जानना चाहेंगे। कौन सी शुचिता रही और कौन सी पवित्रता आपने कायम रखी? संतोष दुबे। जो ओपी ओझा जी ने कहा उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि राजनीति में लॉयल्टी खत्म हो गई, कोई किसी के प्रति लॉयल नहीं रहा।
और सबसे बड़ी चीज ये रही है कि राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने अपने ही उनके लोगों ने उनको गिराने का प्रयास किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुने हुए सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास नहीं करती है। उनके अपने ही लोगों द्वारा उनके लिए खाई खोदी गई, उसके लिए जिम्मेदार स्वयं वहां के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया, बात बहुत पुरानी हो गई है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। खाई खोदने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन फावड़े आपने पकड़ाए थे, चेहरे उनके थे लेकिन शक्ति आपकी थी, चेहरे उनके थे लेकिन पीछे सौदा आपका था, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो ये 9 विधायक क्या करते अलग होकर, क्या करते अगर उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिलता? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा निराधार आरोप है ये। चलिए, आरोप निराधार है तो बिल्कुल उनके अपने लोग थे। इस सियासत में कोई भी चीज बेवजह नहीं हुआ करती श्रीमान संतोष दुबे जी। इस सियासत में कोई भी चीज बेवजह नहीं हुआ करती। 9 बागी विधायक अकेले क्या करते अगर उनको आपका समर्थन नहीं मिलता? तो मुझे आप ये बता दीजिए जनाब, वो क्या करते 9 अलग होकर, क्या करते? समर्थन नहीं दिया हमने, कभी समर्थन नहीं दिया उनको। तो वो क्या सोचकर अलग हुए थे? नहीं, वो उनके अलग विधायक थे, हमने समर्थन नहीं दिया ना, आज भी हमने समर्थन नहीं दिया है। हाँ, अगर आज भी समर्थन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अगर उनको ये नहीं मालूम था कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी और बीजेपी हमारा साथ दे देगी, तभी वो डिवीजन की मांग कर रहे थे, तो ये ख्याल उनके जहन में कहां से आया था? वो क्या देवदूत हो गए थे क्या? ये कोई पर्दे के पीछे कोई बात नहीं हुई थी क्या? ख्याल हो सकते, वो ये उनके अपने ख्याल हो सकते हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, वो भी राजनीति कर रहे हैं, गोविंद सिंह जी ख्याल हो सकते हैं। गोविंद सिंह जी ने तो नहीं कहा आप अलग आ जाओ। गोविंद सिंह जी, आपकी कार्यशैली, आपके हाईकमान की उपेक्षा, आपके हाईकमान की कार्यशैली ने आपकी सरकार को संकट में डाला, इसमें कोई शक नहीं है। और आखिरकार अब आते आते अदालत ने कहीं तरीके से आपको राहत दी और आपको संभाला। इसमें दोषी आप भी कम नहीं है। पूरा उत्तराखंड जो अस्थिरता के दौर से गुजरा है, इसमें दोषी आप भी कम नहीं है। आप आपके लोगों को संभाल नहीं पाए। मनीष जी, आपने कई अहम बातें सामने रखी, पूरे देश के सामने रखी। मैं आपकी बातों का भी स्वागत करता हूं। अभी ओझा जी ने जो बातें रखी, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। और डे 1 से आप ऑपरेशन, यदि ये 2 महीने का जो राजनीतिक तांडव उत्तराखंड में चलाया भारतीय जनता पार्टी ने, आप डे 1 से देख लीजिए कि विजय वर्गीय चार्टर्ड फ्लाइट से पत्रकार को ले जाते हैं, बोरा भर के पैसा ले जाते हैं। नहीं, ये गलत आरोप है, लालच दिया गया, गलत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसको जो है बल का लालच दिया गया, किसको पद का लालच दिया गया, किसको केंद्र का लालच दिया गया। तो ये जो दो महीने का राजनीतिक तांडव और हर 10 दिन में नई घटना, ये इतिहास में ये एक नई घटना है पूरे देश के अंदर। आप देख लीजिए कि ऐसी घटनाएं आज तक हुई नहीं। लेकिन मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से न्यायपालिका का शुक्रगुजार हूं और कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है उस गरीब क्षेत्र को, उस शरीफ लोगों को आज न्यायपालिका ने राहत देने का काम किया है। न्यायपालिका का स्वागत है। और इस इलेक्शन वर्ष में हर मुख्यमंत्री, हर सरकार 2 गुना 3 गुना विकास कार्यों में खर्च करती है। वहां की गरीबी एक पायदान बेशक कम होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुचक्र चला करके पूरे प्रदेश को इतना गंदा, इतनी गंदगी फैला करके पूरे प्रदेश के विकास में इतना बड़ा अवरोध पैदा किया। और ये तांडव को छोटा मोटा तांडव ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा देश देख रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नया षड्यंत्र इस देश में कर रही है। हर 2 महीने में नया तांडव शुरू करती है, या तो गाय कटवा देती है, या जेएनयू करवा देती है, या फिर IIT में घुस जाती है, फिर प्रदेश सरकारों में घुस जाती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा काम, बड़ी चोरी कर रही है या बड़ा गलत काम कर रही है देश में, कि मीडिया जो है भाजपा की तरफ ना देखे और मीडिया और आम जनता का ध्यान बढ़ता रहे। वरना इतना छोटा राज्य पर इतना बड़ा कुचक्र मैं समझता हूं एक कुशल पॉलिटिशियन को नहीं करना चाहिए था। आप इंदिरा गांधी जी का हमने सुना था, हम तो बच्चे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने कहा था
कि आप सरकार की कार्यशैली देखिए तो आपके दिए हुए सुझाव सरकार के लिए, देश के लिए काफी कारगर होंगे। तो कहाँ गई वो नैतिकता? अभी आज की तारीख में ओझा जी कह रहे थे आप उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ कृपया आपको मौका दिया गया, मैं बिल्कुल भी नहीं बोला। आप मत बोलिए, आपका चेहरा आपके चेहरे पर कालिक पोत दी गई है, पूरी न्यायालय के द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर कालिक पोत दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के तो लोगों को कांग्रेस के लोगों का ये चैनल पर या किसी के सामने, मीडिया के सामने आने का भी जो है वो अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूं विजय वर्गीय को सीधे त्यागपत्र दे देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के देवभूमि के 5 सांसद हैं और वो मानते हैं वो देवभूमि के सपूत हैं, उनको अभी त्यागपत्र दे देना चाहिए। वो वरना आपको मैं उत्तराखंड की जनता को अच्छी तरीके से जानता हूं। 50 से अधिक विधायक कांग्रेस पार्टी के आएंगे अगले इलेक्शन में। आज इलेक्शन करवा दीजिए उत्तराखंड के अंदर। हरीश रावत कांग्रेस पार्टी 50 विधायक लाएगी, आप इलेक्शन कराइए, कांग्रेस पार्टी से लाएगी। आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, आपको राजनीति करनी नहीं आती है। गोविंद सिंह जी, कल क्या होगा? ये लफड़ा बहुत जबरदस्त चल रहा है। हाँ, आपके बीएसपी के विधायक इधर उधर समझ में नहीं आ रहे, होगा क्या? ये विधायक जो पहुंचे नहीं मीटिंग में, कुछ गड़बड़ लग रहा है? नहीं, सारे गड़बड़ है? बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। सारे विधायक, पीडीएफ के विधायक, सारे निर्दलीय विधायक, यूकेटी के विधायक और बीएसपी के विधायक सारे हरीश रावत जी के साथ हैं, सारे कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। मैं तो कहता हूं आप गुप्त वोटिंग करा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के भी कम से कम 6-7 वोट कांग्रेस पार्टी में पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पूरा देश देख चुका है। आप गुप्त वोटिंग करवा दीजिए, आपने हाथ उठा के वोटिंग करवा रहे हैं। आप इस प्रकार की राजनीतिक एक नई शैली लेके आ रहे हैं, ये आगे आप बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हैं। मनीष जी, आप भी जानते हैं, आपने एक कर्ण का उदाहरण दिया था, कर्ण को जो है गलत तरीके से मारा गया था कर्ण। आपका उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को यही अकल देना चाहता हूं कि थोड़ा शहूर हो राजनीति की। आप 282 सांसद लेकर के केंद्र भारत की सरकार चला रहे हैं। आप थोड़ा शहूर सीखे राजनीति की। आप कहाँ, आप एक राज्यसभा की सीट के लिए आप पूरे प्रदेश को जो है आपने गर्त में डाल दिया। आप ये इलेक्शन वर्ष है सर, पहले ये देखिए आप, इलेक्शन वर्ष में हर सरकार अधिकतम खर्च करती है और उस क्षेत्र की जनता को वाकई में उससे फायदा होता है। तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए था। 5 सांसद उत्तराखंड ने आपको दिए, उनकी तो इज्जत करिए। आप उनको एक तो कैबिनेट मंत्री बनाइए, आप कुछ तो इज्जत करिए उत्तराखंड की जनता की। उत्तराखंड की जनता की आपको नहीं समझ। चलिए, क्या इज्जत करना और क्या सम्मान करना। घर में मोबाइल है गोविंद और सिंह उसका जी लड़का दुबई में है तो फोन करता है ये मोदी को वोट मत देना। उसका लड़का बंबई में है तो कहता है ये मोदी को वोट मत देना। आप ये समझिए अपने लिए क्या किया आपने, क्या पाया आपने उत्तराखंड से? कुछ सीखिए। भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोगों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। किसको क्या सीखना है गोविंद सिंह जी, किसको क्या सीखना है? मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ सामने है और बहुत कुछ छुपा नहीं है। लोगों के स्वार्थ, लोगों का लालच, पद का लालच, केंद्र में राज्यसभा पद का लालच, राज्यसभा की सीट का लालच, मंत्री पद का लालच, सरकार में मुख्यमंत्री बनने का लालच, बहुत सारे लालच सबके सामने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों हुआ ये भी सबके सामने है। बड़ा सवाल जो मैंने किया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि बड़ा बुरा होता है विश्वासघात करना। हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, हम आपसे बहुत कुछ बातें शेयर करते हैं और आप हमारा ही गला काट देते हैं। कौन करेगा भरोसा, किस पर करेगा भरोसा? बड़ा सवाल यह है कि बहुत सारे पत्रकार भी, बहुत सारे दोस्त भी नेताओं के साथ बैठते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होता है, हम बातें करते हैं, जनता के हितों में करते हैं, लोगों के हितों में करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी बातें हम कहें। सार्वजनिक तौर पर मर्यादाओं का बंधन हमेशा होता है, कुछ बातें कही जाती हैं और कुछ बातें नहीं कही जाती हैं। लेकिन पद के लालच में, स्वार्थ में आकर कुछ बातें अगर सार्वजनिक की जाएं, अफसोस होता है। और ये उत्तराखंड की अस्थिरता कम से कम इसी लालच का परिणाम है। बात हम कर रहे हैं कल जो कुछ होगा उत्तराखंड में, अब कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि पर्दे के पीछे इस वक्त चल रही हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर दिल भी धड़क रहे हैं और कहीं ना कहीं दिमाग का भी
मंथन हो रहा है कि आखिरकार कल क्या कुछ होगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। एपी ओझा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ में उमा जोशी इस समय जुड़ रही हैं दिल्ली से, और हमारे साथ में संतोष दुबे जी पहले से जुड़े हुए हैं। एपी ओझा जी, जो बहुत सारी बातें हम कर रहे थे, कल की सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब है। यहां तक अजीबोगरीब है कि जब आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को लेकर, तो ये बात साफ तौर पर निकल आई, दबे मन से ही सही, कि बहुगुणा ने ये कहा कि ये फैसला हरीश रावत के लिए राहत लेकर आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने फ्रेश इलेक्शन की मांग की है। और दूसरी बात, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी या ट्रस्ट वोट की बात अगर करें तो 1-2 से रहेगा, मामला हमेशा लड़खड़ाता रहेगा। ऐसे में क्या लगता है आपको, उत्तराखंड का सियासत, उसका भविष्य क्या लगता है आपको? देखिए राजनीति हर समय संभावनाओं का खेल है, और जो कल होना है उसके लिए आज रात की जो घटना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और किस हद तक खरीद फरोख्त पहुंचती है, कहां तक। हालांकि इसमें यह भी देखना होगा कि ये उत्तराखंड की राजनीति कहीं ना कहीं समर्थन या विरोध जो भी हो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश का 2017 और अलायंस जरूर ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन अभी से यह कह पाना मुश्किल है कि कल क्या होगा। क्या आपका इशारा वहां पे रात में क्या घटनाएं नहीं, क्या आपका इशारा बीएसपी के दो एमएलए की तरफ है? क्योंकि जाहिर सी बात है आगे आना है बीएसपी को भी कांग्रेस के साथ में रूप से उत्तर प्रदेश में, और बीएसपी के लिए तो जहां तक 2 मेंबर वो इतने इंपॉर्टेंट हैं हर लिहाज से, चाहे उत्तराखंड की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की। उनके लिए तो एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तब भी होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन पे आरोप लगेगा कि ये मिले हुए हैं, और अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तब भी आरोप लगेगा कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। तो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन तो बीएसपी के लिए है। कल क्या होगा, कितने कैसे जीतेंगे, कैसे हारेंगे, या क्या स्थितियां बनेंगी कल के इस रिजल्ट के बाद कि बहुमत किसको मिलता है और क्या आगे होता है। लेकिन आगे की बात तो तब होगी, कल का सुबह का टाइम जो है वो 10 से 11 के बीच का समय वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज रात में, आज शायद जैसा कि आपने कहा, शायद ही कोई कांग्रेस या बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनमें से कोई सोए। तो ये मतलब शायद ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई होगी जितनी की आज की स्थिति है। तो और जहां तक उत्तराखंड के भविष्य की आपने बात की, अभी आपने कहा कि बहुगुणा जी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो ये बात जिस समय उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया था, या यूं कह लीजिए कि वो मंडी बिल पे डिवीजन कराने की बात कह रहे थे, उस समय से आज तक कभी उन्होंने इसकी बात नहीं की कि चुनाव में जाएं। वैसे सबसे अच्छा तो यही होता कि जिस दिन से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उस दिन से ही ये होता कि ये चुनाव में जाते और इस प्रदेश की जनता के साथ कम से कम न इस तरह का विश्वासघात होता और न उसके लिए इतनी परेशानी पैदा होती। चलिए उमा जोशी जी, आप अभी चर्चा में शामिल हुई हैं और हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति हरीश रावत के लिए नहीं है, दिल भी धड़क रहा है, दिमाग में चिंता भी है, क्योंकि अपनों ने बहुत भरोसा तोड़ा है हरीश रावत का, और आज जो अपने हैं क्या वो कल हमारे अपने रहेंगे, इसमें बहुत बड़ी आशंका इस बात की है कि रात में कोई बड़ा खेल ना हो जाए, क्योंकि दबाव की राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है, लोभ और लालच के चलते उत्तराखंड अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात सत्ता या सियासत के चरित्रवान होने की, तो अब सब एक ही हमाम में है, तो मुझे उसमें कोई अंतर नहीं दिखता है। लेकिन फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगी कांग्रेस के लिहाज से? हरीश रावत जी के साथ पूर्ण बहुमत है और ये बीजेपी का खेल है। बीजेपी अपने उससे कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत में हैं करके, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 6 विधायक हैं उन्होंने पहले कह दिया है, पहले से वो कहते आ रहे हैं कि हम हरीश रावत के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। उनको इतना विश्वास है हरीश रावत के ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस है हरीश रावत के ऊपर कि हर कोई आज हरीश रावत को बोल रहा है, चाहे वो टीवी चैनल से देखे, आप कहीं पे भी हरीश रावत के लिए दर्द है। और हरीश रावत एक ऐसा नेता है निष्कपट, और आज आपने हर चैनल में उनके बारे में देखा होगा।
हर कोई यही कह रहा है। हरीश रावत जी ने खुद चैलेंज दिया है, अगर मेरी कोई गलती है, कहीं पे भी कोई गलती है, तो मुझे घंटाघर के सामने मेरे को वो कर दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 6 विधायक जो भी हैं वो सब हमारे हरीश रावत जी के साथ हैं और हरीश रावत जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। ये बिल्कुल बीजेपी वाले जो अपना खेल खेल रहे हैं उनको खेलने दीजिए। अगर वो चाहते हैं कि चलो उनके जैसे दिमाग में खेल चल रहा है, वो चाहते होंगे हो सकता है कि विधानसभा में वो भंग कर दें या कुछ कर दें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हरीश रावत को। हरीश रावत 50 सीटें लेके आएगा नेक्स्ट इलेक्शन में। अगर इनकी मंशा पूरी होने दीजिए, और हमें कोई डर नहीं है, हरीश रावत जी को कोई डर नहीं है। हरीश रावत जी पूर्ण सक्षम है हर चीज में, और आज उन्होंने उत्तराखंड में इतना काम किया है और ये डरे हुए हैं। और इनको क्या लालच है और ये क्यों बार बार हरीश रावत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आज कितनी प्रॉब्लम है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का हर आदमी ईमानदार है, आज चाहे वो किसी संतोष दुबे, 2 सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये है कि क्या दबाव की राजनीति कल काम आएगी? क्या जो विधायक हैं निर्दलीय या बीएसपी के जो पहुंचे नहीं है, क्या कल वो आपके पाले में खड़े नजर आएंगे क्या? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये भी साथ ही साथ में है कि इतना के बजाय अच्छा ये होता कि आप जो है डिसॉल्व करवा देते और फ्रेश इलेक्शन हो गया होता तो ज्यादा बेहतर होता। क्या कहेंगे आप? नहीं तो ये तो कांग्रेस को करना चाहिए था कि विधानसभा हमको भंग करनी कर देते, लेकिन इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं ना। हम दबाव की राजनीति करते हैं। दबाव की राजनीति हमको करनी होती तो हमारे पास बहुत समय था। दबाव की राजनीति हम नहीं करते, हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और कल भी लोकतांत्रिक तरीके का ही हम अपना कदम उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी दबाव की राजनीति नहीं करती। दबाव का काम सिर्फ कांग्रेस का है और 60 सालों से लगातार ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं इस देश में। यानी कि आप कहते हैं कि आप बहुत बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति नहीं करती है। आप बहुत रामराज के पुजारी हैं, रामराज के समर्थक हैं, रामराज में आप जीते हैं। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, वो अटल जी थे, तब भी हमने खरीद फरोख्त का काम नहीं किया ना, हम इसमें विश्वास करते हैं। देखिए संतोष दुबे जी, अटल जी की बात अब आते हैं तो फिर ऐसा नहीं है, फिर वही मुखौटे वाली बात आती है। जिस पार्टी के लीडर अटल जी, संतोष दुबे जी, हमारे अटल जी का हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आप अटल जी का जिक्र मत करिए, नहीं तो फिर मुखौटे वाली बात आ जाएगी। गोविंदाचार्य को निष्कासित कर दिया गया, मुखौटे के उस समय हम चाहते तो हम सरकार बचा सकते थे, लेकिन हमने उस समय भी सरकार अपनी छोड़ दी। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत त्यागमयी जीवन जीते हैं। आप तो बिल्कुल ये दबाव की राजनीति सिर्फ कांग्रेस का है। 60 सालों से इन्होंने सिर्फ दबाव की राजनीति की है। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा किया, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। कैलाश विजयवर्गीय जो है मध्य प्रदेश में उनकी इतनी आलोचना हो रही है, उनको कहा भाई वापस बुला लो इनको, ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। खुद पार्टी के नेताओं की तरफ से आवाजें उठ रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज के टीवी चैनल देख लीजिएगा किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय की आलोचना हो रही है। आपको सुनाई में अगर आ रहा हो तो आप शायद कुछ कह सकते होंगे, अगर बहुत अच्छे हैं विजयवर्गीय साहब तो। संतोष दुबे जी, नहीं ऐसा नहीं, कैलाश विजयवर्गीय में कोई खरीद फरोख्त करने की व्यवस्था नहीं की, ना करने गए हैं वो। भाई एपी ओझा साहब, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एपी ओझा साहब, करने का अमलों की मंशा है। एपी ओझा साहब, ये चिंगारी कहीं भड़क रही थी, लेकिन पेट्रोल, ये कहते हैं कि इन्होंने पेट्रोल नहीं डाला। माना कि कांग्रेस के घर में आग लगी हुई थी, ये वहां पर गंगा जल लेकर गए थे छिड़कने के लिए, शांत हो जाए, शांति शांति शांति। ये वहां पेट्रोल लेकर नहीं गए थे, पेट्रोल तो बरस गया अपने आप आसमान से, तो अपने आप आग लग गई, इतना पूरा बवंडर आ गया। ये तो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं दुबे जी। सतयुग की बातें कर रहे हैं दुबे जी, कलयुग में रहकर। देखिए ऐसा है कि वो देवभूमि है, अब थोड़ा सा उसमें बता दें कि वो देवभूमि है, हो सकता है कि किसी मंत्रोच्चार से वो गंगा जल जो है वो पेट्रोल में बदल गया हो। लेकिन ठीक है, ये कहने से कोई फायदा नहीं होता, हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। अच्छी बात है, अच्छी बात। दुबई से पेट्रोल नहीं मंगाना पड़ेगा, पे चाहे जो कहें, लेकिन जब हम व्यक्तिगत तौर पे सोच के देखते हैं तो आज की इस तरह की राजनीति से घृणा हो जाती है। और हम नहीं, ये सिर्फ आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ। आप किसी भी व्यक्ति से बात करके देख लीजिए जो राजनीति में लिप्त ना हो, राजनीति से जुड़ा हो लेकिन लिप्त ना हो,
तो उसकी जो भावनाएं हैं वो यही कहेंगे कि राजनीति में अच्छे लोग आके या तो बुरे हो जाते हैं या अच्छे लोग आते नहीं। सही कह। लेकिन स्थिति कुल मिला के यही बन रही है कि जो कुछ भी उत्तराखंड में हो रहा है वो सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, इस पूरे भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही शर्मनाक है। सही कहा। उमा जोशी जी, बहुत सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन ये भी है कि हरीश रावत की कुछ कार्यशैलियां रही, और आज अगर आप कह तो रही हैं कि चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ बहुमत है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इतना ही सब कुछ बहुत बढ़िया है तो फिर ये जो बीएसपी विधायक हैं ये गोला क्यों मार गए, ये कहां लटक गए, ये कौन से आम के पेड़ के ऊपर लटके हुए आम चूस रहे हैं, ये कहां चले गए हैं? जब सब कुछ बहुत बढ़िया है तो ये साथ में क्यों नहीं है? लेकिन सब उत्तराखंड में है, कोई कहीं नहीं गया, सब उत्तराखंड में है। ये बीजेपी वालों को बोलने दीजिए। बीजेपी हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, नए नए खेल उजागर करती है। ये बीजेपी का खेल है, लेकिन वो कहीं नहीं गए हैं, वो सब उत्तराखंड में तो आप ये भी कहेंगे कि बीजेपी वाले रख लिए हैं उनको, कल सब विधानसभा में आरोप लगा ले तो आप ये भी कह देंगे कि बीजेपी वाले पकड़ लिए हैं। एक शेर है, हमारे उत्तराखंड का शेर है। समस्या तो ये है कि आप तो नहीं आए, बच्चे हैं और अब आपको जो है उनको ढूंढना है तो बीजेपी को ढूंढिए। पॉलिटिकल कैरियर रहा है चलिए। और निश्चल उन्होंने कभी कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। आज उनको इतना दर्द है, उनको अपनी सीट का भी नहीं है। वो आज भी चाह रहे हैं कि मैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो आज भी उनको दर्द है उत्तराखंड का। कुल मिला के 28 और 27 विधायकों पर सत्यानाश कर दिया उत्तराखंड। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होती है सत्ता में। लालच है सत्ता में, ये बहुत बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होती है। अभी तक हमने देखा जब केंद्र में सरकारें थी और एक दल वाला व्यक्ति जिसकी सदन में संख्या 1 है वो 119 पर भारी पड़ता था, जिसकी संख्या 2 है वो सैकड़ों पर भारी पड़ता है। और वही हालत उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि 28 और 27 वाले दल बौने हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो 6 विधायक है, जिसमें 2 बीएसपी के और 1 उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी का जो विधायक है, 3 ये विधायक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि 3 निर्दलीय भी हैं, उनकी सेटिंग हो चुकी है, वो किधर जाएंगे, लेकिन ये 3 अभी कश्मकश में हैं। और चर्चा हरीश रावत के लिए आज की रात बहुत भारी गुजर रही होगी। दरअसल भारी नहीं गुजरती, सब कुछ अगर बहुत बेहतर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 27 के ऊपर जो 6 की संख्या है वो बड़ी भारी है। और यही जो 6 हैं ये पता नहीं हमारे अपने हैं कि नहीं हैं, दिल में क्या है, इनके दिमाग में क्या है और इनको कैसे अपने साथ रखा जाए। ये कह तो रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन कल ये हमारे साथ रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। और सियासत में तो कहते हैं ना कि किसी का भरोसा किया भी नहीं जाता, जिनका भरोसा किया उन्होंने ही दगा दिया हरीश रावत को। हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। एपी ओझा साहब, जिन 6 का हम जिक्र कर रहे हैं, इन 6 के लिए फायदेमंद स्थिति क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे तमाम दर्शक भी मौजूद हैं और थोड़ा विश्लेषण इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो 3 विधायक निर्दलीय हैं, इनके लिए फायदेमंद सौदा कहां होगा। फायदेमंद मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि सियासत में ये सेवा करने के लिए कोई नहीं आया है, सियासत में ये सब मेवा खाने के लिए आए हैं और इसी सत्ता के साथ में रहना भी चाहते हैं। लेकिन मेवा कहां ज्यादा मिलेगी ये हम जरूर जानना चाहेंगे। यूकेडी का 1 विधायक, बीएसपी के 2 विधायक, 3 निर्दलीय विधायक, इनके लिए बेहतर सौदा कौन सा होगा, क्योंकि बाजार में भाव लगा हुआ है, मोल भाव चल रहा है दोनों तरफ से। देखिए, ये इन विधायकों की मानसिकता पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर ये सरकार सरवाइव भी कर जाती है तो आगे आने वाले मेरे ख्याल से 6-8 महीनों में चुनाव होने हैं। और दूसरा ये है कि अगर सरकार नहीं सरवाइव करती है, ये सरकार नहीं सरवाइव करती है, राष्ट्रपति शासन लगता है या बीजेपी को मौका दिया जाता है सरकार बनाने का, तब भी जो है 6 से 8 महीने के बीच चुनाव होने हैं। तो इनकी अपनी मंशा क्या है उसको बिना जाने ये नहीं कहा जा सकता कि ये फायदा किसमें देख रहे हैं, क्योंकि 6 महीने बाद 8 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो इसका आकलन तो होगा ही कि आप किस तरफ गए। ये 6 विधायक अभी तक ये माना जा रहा था कि ये रावत के साथ तो थे, कम से कम बीएसपी वाले उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या इन 2, 4, 6, 10 दिनों में हो गया कि वो ये कहने लगे कि अब हम अपने हाई कमान जो हमारा कहेगा वो हम करेंगे।
ये बात आज के 1 महीने पहले नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि इस स्थिति का दोहन करने के लिए ही ये विचारधाराएं सामने आ रही हैं। लेकिन चाहते हैं ये कितना अपनी कीमत लगाना चाहते हैं और उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, इस बात को हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन फायदा इन एनी केस सरकार बचे, सरकार जाए, तो इस 6-8 महीने में कोई भी इनको फायदा हो जाए, लेकिन जब जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब किसी से नहीं देते बनेगा। और वो जो रिजल्ट आएगा वो फायदा नुकसान मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा बनिस्बत अभी के 6 महीने के मंत्री बनने से, या कुछ पैसा ले लेने से, या कोई और पद ले लेने से। लेकिन एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, स्पीकर का भी मतदान हो सकता है, क्योंकि स्थिति बहुत क्रूशियल है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि स्थिति बहुत संवेदनशील है। हम ये भी कह सकते हैं, आमतौर पर ये हालात को लेकर जिक्र किया जाता है जहां पर कुछ दुर्घटना होती है या कोई तनाव होता है। सदन के अंदर भी स्थिति संवेदनशील हम कह रहे हैं, और वो इस लिहाज से क्योंकि स्पीकर भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी वोट डालें अपना जब निर्णायक मतदान की बात आए। तो ये स्थिति बड़ी ही मुझे लगता है कि एकदम नेट टू नेट वाली फाइट आ रही है यहाँ पर सामने। हाँ बिल्कुल, एकदम नेट टू नेट है। बिल्कुल आप समझिए ये 2020 मैच के लास्ट बॉल की तरीके से है कि लास्ट बॉल पे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अभी आज जो आपने सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो आपने बात कही थी कि सबसे महत्वपूर्ण आज की रात ही नहीं, कल का सुबह का 10 बजे तक का समय भी है। अब जाहिर सी बात, संतोष दुबे जी, क्या कुछ रणनीति में बदलाव हो रहा है कि आपके जो बैठे हुए हैं हाईकमान में लोग, जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके वरिष्ठ हैं, अग्रदूत हैं आपकी पार्टी के, कोई खबर आप तक पहुंच रही है? कुछ बदलाव होगा क्या? कुछ रणनीति में कुछ फेरबदल है क्या? देखिए, उत्तराखंड की वो घटना है, उत्तराखंड के लोग स्वयं समझदार हैं, उनको क्या करना है वो उस पर अपना निर्णय लेंगे, आगे वो काम करेंगे। किस तरीके से वहां स्थिति बनेगी उस हिसाब से वो रणनीति तय करेंगे। नहीं, इसके अलावा चूंकि हमने आपसे इसलिए पूछा कि कहीं कोई आगे कोई डीलिंग चल रही है क्या, कोई बात हो रही है क्या कि भाई आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हमारी कोई डीलिंग नहीं, हमने शुरू में ही कहा था कि हम डीलिंग नहीं करते। अच्छा, नहीं, हमने शुरू में कहा था कि हमारी कोई डीलिंग नहीं है, हम डीलिंग पे विश्वास नहीं करते, हम काम करने पे विश्वास करते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए फिर, ये जो 9 विधायक आपके पार्टी के लोगों से मिल रहे थे दिल्ली में, हम लोग जो है नहीं 9 विधायक जो ये मिलते थे आपकी पार्टी के हाईकमान से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विजय वर्गीय साहब से जो मिलते थे, ये क्या वहां पे सत्संग करने जाते थे क्या? रामधुन गाते थे क्या कि आप भी राम भक्त हैं, वो भी राम भक्त बन जाएं? नहीं, सत्संग नहीं है, उनको हमारे विचार अच्छे लगे, हमारे विचार उनको अच्छे लगे, वो मिल रहे हैं। राजनीति में मिलना जुलना कोई पाबंदी तो है नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है, राजनीति में सब एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ, अभी विचार अच्छे लगे, कोई पाबंदी नहीं है। अभी विचार अच्छे लगे, पुराना इतिहास भूल गए जो भारत सिंह रावत आप ही को सुनाते सदन के अंदर हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जब मुख्यमंत्री हुआ करते तब भूल गए आप, सारी बातें भूल गए, सदन के अंदर क्या कुछ होता था। अब आपके विचार अच्छे लगने लगे। कुछ बोलिए तो ऐसा बोलिए जो हजम हो जाए। ऐसा क्यों बोल देते हैं दुबे जी, जो समझ नहीं आता आपके इतने अच्छे विचार हो गए, उन्हें अच्छे लगने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहे भाई, उन लोगों को हमारे विचार अच्छे लगे और वो हमारे पास आ रहे हैं तो उनको भगा तो देंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको उनके विचार अच्छे लग रहे हैं, उन्हें आपके विचार अच्छे लग रहे हैं। इस विचारों के चक्कर में जो है उत्तराखंड का बेड़ा गर्क हो गया है। उमा जोशी जी, आपको किसके विचार अच्छे लग रहे हैं? ऐसा ना हो कल आपको भी इनके विचार अच्छे लगने लगे। उमा जोशी जी, आपको तो नहीं इनके विचार अच्छे लगेंगे? नहीं, हमें नहीं लगते इनके विचार, बिल्कुल इनके विचार हमें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विचार अच्छे नहीं लगते। और ये 2 महीने से जो काम कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं है उत्तराखंड का। दो हमारे एमएलए एमपी हैं वहाँ पे, राज बब्बर जी हैं, महेंद्र जी हैं, उनको तो इन्होंने अभी तक एमपी का फंड नहीं दिया है।
ये बिल्कुल उत्तराखंड के उसका खून निचोड़ने पर लगे हैं और इनको खाना है, बस अपनी जेबें भरनी है। और आज जो कांग्रेस से जाता है बाहर वो इनका वो हो जाता है, और जब ये कांग्रेस में होते हैं उनको गाली देते हैं, और जब कांग्रेस से वो बाहर चले जाते हैं वो इनके हितैषी बन जाते हैं। आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं, शिष्टाचार है और उनके खेल अनोखे हैं, दुनिया से अनोखे हैं। लेकिन हमारे आज हर आदमी को उत्तराखंड के अलावा लोकसभा के बाहर यही काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दर्द है, दुख है। सब लोग बोलते हैं इतना ईमानदार आदमी। परसों हमारा मिला पैसा नहीं मिला, कई लोग वहां पर मुझसे मिले, सबने बोला हरीश रावत इतना अच्छा वो था और बीजेपी ने क्या कर दिया उनके साथ। तो ये इनके तो कथनी और करने में बड़ा अंतर है बीजेपी का। ये तो जहां देखे ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं का मुक्त भारत बता नहीं पा रहे हैं। आप उसके ऊपर आरोप लगाएंगे। बुरा हाल इन्होंने कर रखा ओझा जी, कोई ऐसी स्थिति, हालांकि दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि बहुमत उनके साथ में है, कोई ऐसी स्थिति जिसमें आप समझते ना इसकी ना उसकी, न इसकी ना उसकी कोई सरकार फॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसी कोई स्थिति? एडवांटेज पे तो हरीश रावत जी हैं, नहीं एडवांटेज पे तो हरीश रावत जी ही हैं जी। अब अगर कोई और किसी तरह की स्थितियां बनती बिगड़ती हैं तभी उनके लिए परेशानी पैदा होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। उमा जोशी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संतोष दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, एपी ओझा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए, सियासत में बहुत कुछ, जैसा कि अभी कहा ओझा जी ने और पहले भी कहा जाता रहा है कि सियासत, सत्ता, ये सब संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोभ, स्वार्थ, लालच, पद, लोलुपता, आपसी हित, इस तमाम चीजें सियासत में ऐसी घिर गई हैं कि अब ये सेवा नहीं मेवा का विषय है। कहां ज्यादा मेवा है वहीं गिरना है। जो स्टिंग सामने आए हैं उनका भी मकसद क्या है वो भी किसी से छुपा नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा ही जनहित में कार्य किए होते तो फिर पद्मश्री मिल जाना चाहिए, भारत रत्न मिल जाना चाहिए, वाकई एक स्टेट को बचाने का काम किया है। और नहीं ऐसा है तो फिर देश और वहां उत्तराखंड की जनता खुद ही समझ लेगी अगले चुनाव में कि किसने क्या कौन से खेल किए हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।